हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी सिद्ध ज्योतिष से मुलाकात सीरीज में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारा इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। उम्मीद है आपने पिछले तीनों वीडियो जरूर देख लिए होंगे। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ एक मुलाकात की, जिसके अंदर मैं जोधपुर के एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रीमान रघुवर वत्स जी से मैं मिला। उनका मैंने काफी नाम सुना हुआ था। ये मुलाकात काफी पुरानी है, अभी वो है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर उनके बारे में काफी मैंने सुना था। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, और मिलने के लिए गया तो मेरा पर्पज हमेशा जब भी मैं किसी भी सिद्ध पुरुष से या किसी बड़े नाम वाले ज्योतिषी से मिलता हूँ, तो ये कोशिश होती है कि मैं उनसे कुछ गूढ़ रहस्य सीख कर आऊं। क्योंकि ज्योतिष इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, हजारों बुक्स पढ़ लीजिए, इसके बाद भी कमी रह जाएगी। और जो सटीक सूत्र हमें जो पुराने ज्योतिषी या पुराने सिद्ध पुरुष दे सकते हैं, वो सूत्र हम पढ़कर नहीं ढूंढ सकते, ना ही हमें उन्हें अप्लाई करना आएगा, ना ही वो पूरी तरीके से समझ में आएंगे। यदि हम किसी बुक को एक या दो बार पढ़ते हैं तो हम उतना नहीं सीख पाते। तो यह वीडियो देखिएगा, आप अंत में एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र सीख कर जाने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं उस पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये आपके आदेशानुसार ही ये वीडियोस बनाऊंगा। मेरे पास हजारों मुलाकातें हैं, मगर ये पुराने समय की हैं। जब भी मैं किसी से मिलता हूं तो उसे मैं नोट करता हूं, और उसने मुझे क्या बताया, ये जनरली मेरा प्रयास होता है, और उसी के बेस पर मैं आपको वीडियोस बनाता हूं। अब मैं डिस्क्लोज करके बना रहा हूं कि ये सूत्र मुझे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने दिए। तो अभी मुलाकात से रिलेटेड जो मैं आपको सूत्र बताने वाला हूं, और ये मैं कुंडलियों पर लगाता हूं, आप भी कुंडलियों पर लगाइएगा, और लंबे समय तक आप इनको कुंडलियों में लगाओगे तो आपको लगेगा कितने चमत्कारिक ये सूत्र हैं। आज मैं बात करूंगा कंबस्ट प्लेनेट या अस्त ग्रहों से रिलेटेड सूत्र की। जब हम किसी भी कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो अस्त ग्रहों को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, जबकि इनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत होती है। क्योंकि हर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में डेफिनेटली कोई न कोई प्लेनेट आपका कंबस्टेड होता है। अधिकतर लोगों की कुंडलियों में जनरली बुध कंबस्ट होता है, या कोई न कोई और प्लेनेट, एक से अधिक प्लेनेट कंबस्ट होते हैं। इसके बारे में अलग अलग वर्जन है। अलग अलग वर्जन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अस्त ग्रह होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और अपने परिणाम नहीं दे पाते। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी ग्रह परिणाम नहीं दे रहा है, ये भी बुरी बात है। परिणाम नहीं देना ये नहीं है कि वो कोई अच्छी बात है। सपोज आपका मेलिफिक प्लेनेट भी अस्त हो गया, हम ये सोचते हैं कि मेलिफिक प्लेनेट कमजोर हो गया, हमें पढ़ाया इस तरीके से जाता है तो बहुत बढ़िया बात होगी। हर एक ग्रह के अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं। यदि कोई भी ग्रह यदि कमजोर हो जाता है तो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस के परिणाम भी आपको नहीं मिलेंगे। आपकी कुंडली के लिए यदि वो फंक्शनल मेलिफिक है, जिसे हम अकारक कहते हैं, तो अकारक का भी कमजोर होना हमेशा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर ग्रह ने अपनी दशा में अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देने होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, हम पाइसेस लगने की कुंडली ले लेते हैं, मीन लगने की कुंडली, उसके अंदर शुक्र तीसरे और 8वें भाव का कारक है। यदि वो कमजोर हो गया तो आप सोचेंगे बढ़िया हो गया, तीसरे और 8वें भाव का कारक है, उसने परेशानियां दे दी थी, मगर शुक्र से रिलेटेड सिग्निफिकेशन भी आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। अब मैं बात कर रहा था अस्त ग्रहों से रिलेटेड। तो जो उन्होंने मुझे सूत्र दिए थे वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सूत्र है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सूत्र क्या थे? पहली बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि कोई भी प्लेनेट कंबस्ट है या नहीं है वो किस तरीके से देखा जाएगा। उसके लिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे। सामान्य तौर पर एक प्लेनेट जब दूसरे सूर्य से 12 डिग्री आगे या पीछे होता है, एवरेज, कोई ज्यादा पर भी हो सकता है कोई कम पर भी हो सकता है, तो आप उसे कंबस्ट या अस्त मान सकते हो। तो कोई भी प्लेनेट यदि 12 डिग्री आगे या पीछे है, 20 डिग्री तक भी अस्त होते हैं प्लेनेट, मगर एवरेज हम मान लेते हैं 12 डिग्री आगे या पीछे है, तो वो प्लेनेट आपका अस्त हो जाएगा, चाहे उसी राशि में या पिछली में। हम उसे अस्त मानकर चलते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये कमजोर हो गया, ये सामान्य धारणा है। मगर अब आपको जो जानना है वो ये जानना है कि वो प्लेनेट अस्त आप मानिए जबकि वो डिविजनल चार्ट्स में जाकर भी अस्त हो रहा है। डिविजनल चार्ट में जाकर अस्त होने का मतलब है, सपोज आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है,
अब शुक्र यदि सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो आप जाकर देखिए किस डिविजनल चार्ट के अंदर शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है, उसी डिविजनल चार्ट से रिलेटेड वो उसको अस्त माना जाएगा, पूरी तरीके से अस्त नहीं माना जाएगा। ये इसका गूढ़ रहस्य है, ध्यान रखना, क्योंकि जो अस्त ग्रह है वो सभी तरीके के रिजल्ट नहीं देगा, ये अपना आप में गलत बात है। अस्त ग्रह आपको खराब परिणाम भी देंगे। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो वस्त जी ने बताई थी, वो बता रहा हूं कि अस्त ग्रह आपको जरूर खराब परिणाम देंगे। आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अस्त है तो आप सावधान हो जाएं, वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस और अपने लॉर्डशिप वाले भावों के खराब परिणाम देगा। मगर सबसे ज्यादा खराब परिणाम कहां के देगा वो ध्यान से समझिए। आपका कोई भी प्लेनेट अस्त हो गया और वो यदि किसी डिविजनल चार्ट में सूर्य के साथ जाकर बैठ गया है, सपोज नवांश में आपका शुक्र सपोज अस्त है D1 चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट में, और नवांश में शुक्र आपका सूर्य के साथ जाकर बैठ गया तो आपको नवान से रिलेटेड आपके सिग्निफिकेशंस नहीं होंगे। नवान से रिलेटेड वो आपका शुक्र बहुत ही खराब परिणाम देगा। तो जिस भी डिविजनल चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह जो D1 चार्ट में अस्त है, वो ग्रह डिविजनल चार्ट में भी सूर्य के साथ जाकर बैठ जाता है, तो उस डिवीजन से रिलेटेड उसने जो रिजल्ट देने हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आपका शनि अस्त हो गया आपके D1 चार्ट में। अब शनि और सूर्य सपोज आपके D10 चार्ट के अंदर भी एक ही राशि के अंदर जाकर बैठ गए, ऐसे व्यक्ति को नौकरी से रिलेटेड शर्त या प्रॉब्लम होगी जिंदगी में, या तो लगेगी नहीं या वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। सपोज आपका मरकरी अस्त हो गया, अक्सर केसेस में अस्त हो जाता है, और आप मरकरी को D24 चार्ट में जाकर देखिए। D24 चार्ट में आपका यदि मरकरी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की शिक्षा पूरी तरीके से पूरी नहीं हो सकती। शिक्षा यदि बाय द वे पूरी होगी तो उसको मेंटल प्रॉब्लम होंगी, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, अपनी अभिव्यक्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, होंगी ही प्रॉब्लम, कोई उसे टाल नहीं सकता। ये हमें देखना है। तो जो कोई भी प्लेनेट आपका D1 में अस्त है, आप सभी षोडश वर्गों में जाकर 16 डिविजनल चार्ट में जाकर देखिए वो किस डिविजनल चार्ट में सूर्य के साथ जाकर बैठा हुआ है। उस डिविजनल चार्ट में उस प्लेनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस का आपको स्वाद नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां निश्चित तौर पर आएंगी। वो परेशानियां रिपीटेडली देगा, एक बार ही नहीं देगा, कई बार देगा। अब देगा कब, उसके नियम हम ध्यान से समझे। और एक एग्जांपल बता देता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप धैर्य रखेंगे, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझाने में कई बार टाइम लगता है, रिपीट करनी पड़ती है चीजें। सपोज आपका शुक्र D1 चार्ट में कंबस्टेड है, शुक्र आपका D9 चार्ट में सपोज सूर्य के साथ बैठ गया, D1 में भी बैठा है, D9 में भी बैठा है। अब आपका शुक्र D9 चार्ट से रिलेटेड अपने सिग्निफिकेशंस के बिल्कुल भी आपको परिणाम नहीं देगा। आपको मैरिड लाइफ के अंदर, मैरिज के सुख के अंदर और मैरिड लाइफ में बड़ी बड़ी दिक्कतें आपको आने वाली है। आपकी लव लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी दिक्कतें आने वाली है, ये श्योर है। अभी आप देखिएगा कि आपका जुपिटर जो ग्रह है वो आपका D7 का कारक होता है। सपोज D1 चार्ट में सूर्य के साथ बैठकर वो कंबस्ट है, और अब आप D7 चार्ट के अंदर चले जाइए, सपोज वो सूर्य और जुपिटर आपके एक साथ बैठे हुए हैं, तो आपको संतान से रिलेटेड, उसको हम D7 में कंबस्ट मानेंगे, जब वो सूर्य के साथ है तो आपको संतान से रिलेटेड परेशानियां जीवन के अलग अलग पड़ाव में आएंगी। कब आएंगी उसकी हम टाइमिंग का तरीका बताएंगे, जो कि हम नाड़ी के सूत्र से अब डिस्कस करेंगे। नाड़ी में क्या होता है, हर एक ग्रह की एक मैच्योरिटी एज होती है। ये मैं फिर से बता रहा हूं, वत्स साहब द्वारा बताई हुई बातें मैं बता रहा हूं, अदरवाइज भी ये नाड़ी में अलग अलग जगह मिलेंगी, आपको पड़ी हुई मिलेंगी, कोई चीज कहीं लिखे मिलेगी, कोई चीज कहीं दूसरी जगह लिखी मिलेगी, मगर इसको उन्होंने कलेक्ट करके जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। बीच में आपको एक और मैं जानकारी दे देता हूं, जो मेरी हमेशा हर वीडियो में मैं देता हूं। भारतीय विद्या भवन या आईकास के कोई भी स्टूडेंट ऐसा कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो कि
वो एग्जाम जिसमें होती हो और वो मेरी मदद लेना चाहें तो मेरा नंबर है 9013798899। एक और ऑफर, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, वो यदि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वीडियोस के थ्रू, तो मैं उनको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा और उन वीडियोस के थ्रू वो किसी भी इंस्टीट्यूट से बेटर सीख पाएंगे। यदि वो सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, ये दोनों पेड कोर्सेज हैं। बाकी पहले जो मैंने बताया है वो एब्सोल्युटली फ्री है। रघुनंदी नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो 15 जुलाई से कोर्स शुरू हो रहा है। आप मेरे नंबर 9013798899 पर कांटेक्ट करें, मैं बाकी डिटेल आपको बता दूंगा। अब अलग तरह की नाड़ियों में हर एक प्लेनेट की एक मैच्योरिटी एज होती है। मैच्योरिटी एज क्या है? आपका जुपिटर 16 साल की उम्र में मैच्योर होता है, मून आपका 22 साल की उम्र में मैच्योर होता है, सूर्य 24 साल की उम्र में मैच्योर होता है। इसी तरीके से आपका वीनस 25 साल की उम्र में मैच्योर होता है, मार्स 28 साल की उम्र में मैच्योर होता है, शनि 36 साल की उम्र में मैच्योर होता है, राहु 42 साल की उम्र में मैच्योर होता है, केतु 46 साल की या कहीं कहीं पर 48 साल की उम्र में उसको मैच्योरिटी मानते हैं। आगे पीछे इसमें हो सकता है 1-2 साल का अलग अलग क्लासिक्स में अलग अलग लिखा है, तो हम इन जनरल इसी के आसपास से जो मैंने बताया है। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि वो उस इंसान को उस पर्टिकुलर प्लेनेट के सिग्निफिकेशन उसकी अंदर कैसे हैं वो समझ में आ जाते हैं। अंदर कैसे हैं वो समझ में आने का मतलब है मार्स 28 साल की उम्र में मैच्योर होता है, तो आप देखते हो कि मांगलिक दोष हम मानते हैं कि 28 साल में खत्म हो जाता है। कारण क्या है? जिस व्यक्ति का मांगलिक दोष होगा उसका बिहेवियर खराब होगा, उसके अंदर अग्रेशन होगा, मगर उस व्यक्ति को खुद पता चल चुका होता है कि मेरे अंदर ये कमी है और उसको वो कंट्रोल करना सीख चुका होता है। इसी तरीके से शनि 36 साल में मैच्योर होता है, वो प्रोफेशन का कारक है, तो वो पर्सन आपका प्रोफेशन से रिलेटेड सारी ट्रिक्स और सब कुछ जानकारियां सीख चुका होता है 36 साल तक। तो 36 साल के बाद वो इस वजह से परेशान नहीं होगा कि उसको कोई प्रोफेशन से रिलेटेड जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आपके प्लैनेट मैच्योर होते हैं। 25 साल में आपका वीनस मैच्योर होता है, तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर 25 साल तक ब्रह्मचार्य माना जाता है। उसका रीजन ये है कि 25 साल तक आप पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं। शादी करने के लिए आपको उसके बारे में जानकारी और समझ बूझ नहीं आ पाती, मगर 25 साल में आपको समझ आ जाती है, उसके बाद आप मैरिज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी प्लैनेट्स की एक मैच्योरिटी एज होती है। अब मैच्योरिटी एज से यहाँ पर क्या है, हम अस्त ग्रह का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। तो अस्त ग्रह जो अब हम फाइनली कंक्लूड करते हैं वो ये मानकर चलेंगे, अस्त ग्रह आपको अशुभ फल देते हैं। कब कब देते हैं? अस्त ग्रह अशुभ फल किन किन चीजों के देते हैं? उन अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस D1 चार्ट में उनकी लॉर्डशिप जिन भावों की, उन भावों से रिलेटेड, और यदि वो किसी डिविजनल चार्ट में अस्त ग्रह सूर्य के साथ जाकर बैठ गए तो उस डिविजनल चार्ट में अस्त ग्रह जो ग्रह अस्त हो रहा है उससे रिलेटेड कारकत्वों का हास आपका पूरी तरीके से हो जाएगा। इसका उम्र निकालने का एक बिल्कुल फंडा है, सिंपल फंडा है। आपको क्या करना है कि आप अपनी कुंडली देख लीजिएगा, उसके अंदर कोई भी ग्रह अस्त है, अब अस्त ग्रह की आपको डिग्री चेक करनी है। 24 मार्क कर लीजिए, 24 अस्त ग्रह की डिग्री या तो 24 डिग्री से कम होगी या 24 डिग्री से ज्यादा होगी। 24 क्यों लिया? ये सूर्य की एज होती है जिसपे सूर्य मैच्योर होता है। तो 24 से ज्यादा डिग्री पर कोई ग्रह अस्त हो रहा है या 24 से कम पर अस्त हो रहा है, ये आप देख लीजिएगा। एग्जांपल के लिए सपोज कोई ग्रह अस्त हो रहा है मगर उसकी डिग्री 28 है, तो उसको माना जाएगा 24 से ज्यादा पर अस्त हो रहा है। कोई ग्रह यदि अस्त हो रहा है उसकी डिग्री 12 है, तो वो 24 से कम पर अस्त हो रहा है। अब आपका कोई भी ग्रह अस्त हुआ तो आपको क्या करना है, आपको वो ग्रह अपनी लाइफ के अंदर कब कब किस किस एज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो आप नोट कर लीजिए। यदि उसकी डिग्री 24 से ज्यादा है, सपोज 26 डिग्री पर बैठकर कोई ग्रह अस्त हो रहा है, तब आप क्या करिए, 24 से कितना ज्यादा है वो नोट करना है। सूर्य की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, किसी की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। अस्त ग्रह की डिग्री देखिए, सपोज 26 डिग्री पर वो बैठा है, अस्त हो रहा है, तो 24 से कितना आगे है? 2 आगे है। तो उस व्यक्ति को उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस, उसकी लॉर्डशिप और जिस डिविजनल चार्ट में वो अस्त हो रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी दूसरे साल में। फिर 12 ऐड कर लीजिए। भृगु चक्र पद्धति ये कहती है कि रिजल्ट 12 साल के बाद वही रिपीट होते हैं आपके। तो फिर 14 साल में, 26 साल में, 38 साल में, 50 साल में, 62 साल में, 74 साल में, इन सभी ईयर की एज में उस प्लेनेट से रिलेटेड आपको खराब परिणाम मिलेंगे जो आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई प्लेनेट अस्त हुआ और उसकी डिग्री 24 डिग्री से कम है। सपोज हम मान लेते हैं 16 डिग्री पर अस्त हुआ। अब आपको क्या करना है, 16 से 24 कितना ज्यादा होता है आपको ये नहीं देखना है, आपको 30 ऐड कर देना है, उसमें 30 आप ऐड कर दीजिएगा। तो सपोज वो 16 डिग्री पर अस्त हुआ तो उसमें मैंने 30 ऐड किया तो 46 हो गया। 30 प्लस 16 46। अब 24 से वो कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, तो 22वें साल में दिक्कत होगी। फिर 12 ऐड कर दीजिए 34वें साल में, फिर 12 ऐड कर दीजिए आपके 46वें साल में, 12 ऐड कर दीजिए 58वें साल में प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल को फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपका सपोज कोई भी प्लेनेट अस्त हुआ और वो आपकी कुंडली में 27 डिग्री पर बैठा है, 24 से ज्यादा है तो 27 में से 24 घटाइए, तीसरे साल में दिक्कत होगी। 12 ऐड करिए, 15वें में दिक्कत होगी, 27वें में दिक्कत होगी, 12 ऐड करते जाइए। ये भृगु चक्र पद्धति का कंसेप्ट है। इसके बाद यदि कोई भी प्लेनेट अस्त हो रहा है मगर उसकी डिग्री 24 से कम है, सपोज आपका प्लेनेट अस्त हो रहा है 20 डिग्री पर, तो अब आप क्या करेंगे, 20 में 30 ऐड कर लीजिए। 30 ऐड करने पर आपका 50 हो गया। तो 24 से 50 कितना आगे होता है वो देख लीजिएगा। मतलब 24 से कम डिग्री है तो उसमें आपको 30 ऐड करना है, 24 से ज्यादा डिग्री है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है। और जो भी नंबर आया उसमें 24 घटाएंगे तो उस पर्टिकुलर एज पर आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर उसमें 12 12 12 ऐड करते जाइए। उन सभी एज पर उस प्लेनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस, उसकी लॉर्डशिप और जिन डिविजनल चार्ट में वो जाकर अस्त हो रहा है उन डिविजनल चार्ट से रिलेटेड वो आपको खराब परिणाम देगा। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। नमस्कार, हरे कृष्णा, नमस्कार।